रात के 12:30 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 12:30। सन्नाटा दिख रहा है तुम्हें कितना ज़्यादा है? पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं आ रही है ना। सिर्फ मैं हूँ, मेरा फ़ोन है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप हैं पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, लेकिन पहले मैं समझाता हूँ कंसेप्ट। किसका? हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। देखो दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। क्या होते हैं दोनों, मैं एक बार बात करता हूं। दिस इज ह्यूमन आई, ये मानव की आंख है, इंसान की आंख है, ये इसका हॉरिजेंटल है, और ये कोई एक बिल्डिंग है। दिस इज अ बिल्डिंग, ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। अगर ह्यूमन आई से इस बिल्डिंग के टॉप पर देखा जाएगा तो ह्यूमन आई का हॉरिजेंटल ये जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलते हैं हम क्या? दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। समझाते हैं इस बात को। देखो मैं हूं ये इंसान जिसकी है आँख ये वाली, तो ध्यान दीजिएगा मेरी आँख की सीध कहाँ है? ये है, ये मार्कर, ये मेरी आँख की सीध को शो कर रहा है। दिस इज हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना मेरी हाइट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ मेरी आँख का हॉरिजॉन्टल। अब अगर मैं यहाँ से खड़ा होके अपने इस रूम की छत की तरफ देखूँ तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, क्यों भाई? मैं ऐसे ऊपर मुँह करके देखूँगा ना छत की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरी आँख ने ऐसे एक एंगल बनाया, ठीक है। तो इस एंगल को मैं ऐसे दिखा दूं ताकि ये आपको साफ दिखे। मैंने, ये मेरी आंख का हॉरिजॉन्टल है, और मैंने ऐसे ऊपर मुंह उठा के जो देखा तो मेरी आंख ने इसके साथ ये जो एंगल बनाया, ऐसे ऊपर देखने से इस हॉरिजॉन्टल के साथ, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दिख भी रहा है एंगल आपको बना हुआ, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब ऊंचे नयन, ऊंचे नयन करके जो एंगल बना वो उन्नयन कोण होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ह्यूमन आई अब की बार यहां पर है, इस टॉप पोजीशन पर है, और ये क्या है? ये एक बिल्डिंग का टॉप है। दिस इज अ बिल्डिंग, अगेन दिस इज अ बिल्डिंग, ठीक है। और आप हैं यहां पर बिल्डिंग के टॉप पर, और यहां पर है ये अर्थ लेवल। दिस इज अर्थ लेवल, अर्थ लेवल, ठीक है। ये धरती है, धरती माता है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, या कोई कार खड़ी है नीचे, मान लो ऐसे, जैसे तुम किसी बिल्डिंग कई मंजिला इमारत के ऊपर खड़े हो और नीचे कोई कार खड़ी है, तो तुम कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे ना। तो तुमने ऐसे देखा, तो तुम मुझे बताओ आपकी आंख का हॉरिजॉन्टल कौन सा? ये वाला। और तुम नीचे देख रहे हो, बिल्डिंग से नीचे देख रहे हो, तो नीचे देख रहे हो तो तुम ऐसे देखोगे, ठीक है। तो तुमने ऐसे देखा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आंख का हॉरिजॉन्टल है, और ये तुमने नीचे देखा, तो ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ ये जो एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन तो पढ़ दिया ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने देखा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो मैंने कहा था ये आंख का हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा इसी को बोलेंगे हम क्या? दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? अवनमन कोण। देखो हिंदी बड़ी अच्छी होती है। देखो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, उदास होते हैं, तो कैसे होता है? मुंह ऐसे लटका हुआ होता है, ऐसे होता है ना, लटका हुआ, ठीक है। अवनमन, अवनमन का मतलब क्या? हम हिंदू कल्चर में नमस्ते कैसे करते हैं? हाथ जोड़ के ऐसे सिर झुका के, ऐसे सिर झुका के नमन करते हैं ना, और डिप्रेशन में भी सिर झुकता है, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, अवनमन कोण जो फिर नीचे की तरफ बने। क्लियर? तो यहाँ से बात क्या देखने के लिए आई? देखो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ज्योमेट्री में कि अगर दो पैरेलल लाइंस को ऐसे तिरछी लाइन काटे तो जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही एंगल यहाँ भी बनता है। ये बात हमने पढ़ी थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आँख का हॉरिजॉन्टल था, और ये नीचे देखने से एंगल जो बना, जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ भी बनेगा, उतना यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में
घूम फिर के बात क्या आती है, क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन दे या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे, बनाना नीचे ही है, ठीक है। और नीचे बना के क्या बनानी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ध्यान दीजिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है तुम्हें, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, तो तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिखनी चाहिए, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन है चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ 3 खास बात, बस जिस बच्चे के ये 3 बात समझ में आ गई उसका बेड़ा पार, ठीक है। तो ये जो क्लास हमने पढ़ी है, कई नंबर की क्लास पढ़ी है ना, क्लास 2 घंटे की थी लेकिन नंबर कहीं लेके आई है ये। पहली क्या कि हमने बनाई क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है पहली। दूसरी क्या, हमने फिर से बनाई राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरी क्या, हमने बनाई फिर से राइट एंगल ट्रायंगल। दिख रही है ना, दिख रही है। क्या कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, ठीक ही कर रहा हूं मैं जो भी कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल हमने बनाई है, तीनों राइट एंगल है, तीनों एक जैसी हैं। फर्क कहाँ है, फर्क देखने से दिखेगा। यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 45 है। आपको बताऊं क्वेश्चंस में यही 3 एंगल सबसे ज़्यादा बनेंगे, देख लेना तुम। तो अब ये 30 है, ये 60 है, ये 45 है, तो बस भेजे में एक बात रखना, क्या अगर ये 30 है तो ये वाली साइड 1 होगी, ये वाली साइड √3 होगी और ये वाली साइड 2 होगी। 30 है तो ये 1, ये √3 और ये 2। यही चीज़ अगर 60 है तो 60 है तो ये √3 होगी, ये 1 होगी और ये 2 होगी। और अगर 45 है ना तो ये 1 होगी, ये 1 होगी और ये √2 होगी। बोला सर इतना कैसे याद रहेगा, आपने तो बहुत कुछ लिख दिया। अरे कहाँ कुछ लिखा, देखो ना एक बार ध्यान से। क्या 30 एंगल छोटा कि 60 छोटा, तुमने कहा सर जी 30 छोटा। 30 एंगल छोटा है तो छोटे के सामने छोटी साइड विच इज़ 1। अगर एंगल बड़ा है तो बड़े के सामने बड़ी वैल्यू विच इज़ √3। ध्यान दो, √3 जो होता है वो 1.732 होता है और ये 1 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा, तो ये बड़ा हुआ ना। तो अगर एंगल छोटा है तो छोटी वैल्यू, एंगल बड़ा है तो बड़ी वैल्यू, ठीक है। यहाँ 30 है तो 1, इधर √3 और ये 2। अब बोला ये 2 कैसे आया, अरे पाइथागोरस लगी है यार, 1² प्लस √3 का स्क्वायर, पाइथागोरस ही तो लगी थी, तो ये कट गया, तो ये 3 बना, ये 1 बना 4, तो 4 का √2 ही तो बना। ये तो पाइथागोरस से निकाल रखा है, यही बस है, ध्यान से। 60 है तो यहाँ √3, यहाँ 1 और यहाँ पे 2 पाइथागोरस से। 45 है तो फिर टेंशन लेनी नहीं, ये भी 1, ये भी 1 और ये पाइथागोरस से क्या, 1² प्लस 1² का रूट विच इज √2। तो ये 3 ट्रायंगल अगर तुम्हें याद होगी ना तो जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। देखना भी क्वेश्चन में कैसे करता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सबके लिए सेटिस्फाई होती हैं। कैसे, मैं इसको सेटिस्फाई करवा के दिखाता हूँ। मुझे बताओ sin 30 क्या होता है, 1/2। sin 30 1/2 होता है ना, तो 1/2 यानी कि साइन क्या होता है, ये बटे में ये, याद है समझाया था, ये बटे में ये। तो क्या 1/2 नहीं दिख रहा तुम्हें, आँख खोल के देखो। मुझे बताओ cos 30 क्या होता है, cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है, एंड sin 60 इज √3/2, ठीक है। cos 30 √3/2 होता है, तो cos क्या होता है, ये बटे में ये, तो दिख रहा है तुम्हें √3/2, बिल्कुल दिख रहा है। मुझे बताओ टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3, तो टेंजेंट क्या होता है, ये बटे में ये, तो दिख रहा है तुम्हें 1/√3। ये हर एक के लिए सेटिस्फाई होती है वैल्यू। तो बस ये 3 बात जिसके भेजे में बेड़ा पार, बेड़ा पार। क्वेश्चंस करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। तो भाई स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की और फिर बनाते हैं। अब मैं इनको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। देखो क्या कह रहे हैं, उसने कहा कि इफ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज। देखो, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई मैदान में उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उस समय उन्नयन कोण क्या होगा। बट ध्यान से समझना यहाँ क्या बोल रहा है, मैं एक बार फिर से इंग्लिश में देखूं कि अगर हाइट एक वर्टिकल पोल की इज √3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई पोल है, दिस इज अ पोल, और सूर्य देवता कहीं पर हैं उस टाइम पे,
सूर्य देवता की रोशनी है। तो जाहिर सी बात है, जब सूर्य देवता बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होंगे, अब दिख रहे हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर होंगे, तो हमारी परछाई बिल्कुल हमारे नीचे होती है, ऐसी होती है ना। अगर सूर्य देवता इधर होंगे तो ध्यान दीजिए हमारी परछाई इधर चलनी शुरू कर देगी। देखो ये डायरेक्शन देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ। ये सूर्य देवता है मेरे सिर पे, और ये सूर्य देवता अभी ऐसे हैं, मेरी परछाई ऐसे है, ये मेरी उंगली फिंगर परछाई है। तो सूर्य देवता ने ऐसे चलना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा परछाई ने भी चलना शुरू कर दिया। सूर्य देवता ऐसे चलेंगे, परछाई ऐसे लंबी होती जाएगी। जैसे सूर्य देवता ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो परछाई ऐसे कहाँ आती है, हमारे नीचे आती है। ठीक है, तो ये तुम्हें डायरेक्शन दिखा रहा हूँ सूर्य देवता की। तो उसने क्या कहा, इफ हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, इज √3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ इट्स शैडो। इसकी कहीं ना कहीं, सूर्य देवता इधर है तो इसकी परछाई यहाँ होगी, तो कह रहे हैं इसका √3 टाइम है। तो ये x है तो √3x है। ये अगर 1 है तो 1 का √3 का √3 होगा। ठीक है, तो ध्यान दो क्या पूछा, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इफ हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स, ध्यान दो, हाइट इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ऑफ किसके साथ लगा, परछाई के साथ, यानी कि परछाई का √3 गुना। तो परछाई 1 है तो ये √3 है। तो मुझे बताओ देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, उस समय सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो ये वाली कौन सी राइट एंगल थी, जब यहाँ 30 होता है तो यहाँ क्या होता है 60। एंड दिस इज योर आंसर, खत्म, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई मैदान में उसकी छाया की लंबाई, मैदान में छाया की लंबाई ये है कि √3 गुना है। ये 1 है तो ये √3 है। ठीक है, तो सूर्य का एंगल कितना होगा 60। बस ये देखना 60 के सामने √3, ये 1, बस आंसर खत्म। आसान लगा, आगे और चलो आसान, और चलो आसान, तुम्हें और मजा आने वाला है। अभी तो एक ट्रायंगल थी, अभी 2 भी आएंगी, आने दो। It is observed that on walking x meter towards a tower in a horizontal line through its base, then elevation of its top changes from 30 degree to 60 degree. The height of tower is, ये कह रहा है भाई थोड़ी सी देर और चल पड़। यह देखा गया कि क्षैतिज रेखा पर एक मीनार की ओर x मीटर उसके आधार से चलते हुए उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री परिवर्तित हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या है। एक बात मेरी ध्यान रखना, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे एंगल जो है वो बढ़ता चलेगा, एंगल बढ़ता चलेगा। किसी को ये बनाना ही नहीं आया तो फिर फायदा ही कुछ नहीं है। ये देखो ये क्या है, क्या देखा था, मीनार। ये मीनार है भाई, मीनार कहो, बिल्डिंग कहो, जो मर्जी कहो। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा था यहाँ पे। तो इस टाइम पे मीनार का जो एंगल बन रहा था वो कितना था, 30 डिग्री था। फिर उस आदमी ने चलना शुरू कर दिया और x मीटर वो चला। कितना चला, x मीटर चला। तो यहाँ से अब एंगल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 30 में, और 60 में, सॉरी 60 में कन्वर्ट। जैसे जैसे आप नज़दीक जाओगे, 90 के नज़दीक जाओगे तो फिर एंगल बढ़ता नहीं चल रहा है। तो ये बात मैं बोल रहा था। तो मैं तुम्हें यहाँ कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई तो मज़ा आ जाएगा। उसने कहा कि मीनार की ओर x मीटर उसके आधार से चलते हुए, मीनार की ओर उसके आधार से ऐसे चलते हुए हम चले हैं तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 में चेंज हो गया। ठीक है, इंग्लिश में लगा देते हैं ना। वॉकिंग x मीटर टुवर्ड्स अ टावर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, द एलिवेशन ऑफ टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60। ये समझ में आया। द लेंथ ऑफ टावर इज, ये पूछना चाह रहे हैं। अब ध्यान से समझना, ये 2 ट्रायंगल आ गए। अब वैल्यू कंपेयर करने की बात आती है। वैल्यू कंपेयर किससे होता है, गिवन वैल्यू से। तो ये गिवन वैल्यू है, इससे मुझे कंपेयर करना, कैसे होगा वो अभी समझना है। मुझे बताओ इस बड़े वाली ट्रायंगल में, इस बड़े वाली ट्रायंगल का एंगल कितना दिख रहा है भाई, 30 दिख रहा है, 30 दिख रहा है ना। तो मुझे बता दो बस 30 के हिसाब से इस ट्रायंगल में ये कितना होगा। तुमने कहा सर जी 1 होगा, मैंने कहा ये कितना होगा, तुमने कहा सर जी √3 होगा। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई है मैंने क्या बोला। अरे भाई अगर 30 है
तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनवाई थी। ये 30 है तो इधर 1 होता है, इधर √3 होता है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये भी लाल रंग का, इसकी वैल्यू भी लाल रंग की। कोई दिक्कत है इस बात में किसी को? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब फिर से देखते हैं काले कलर से। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरा हाथ रखा हुआ है। ये एंगल कितना दिख रहा है? 60। अगर ये 60 है तो फिर ये वाली वैल्यू कितनी होगी? तुमने कहा ये तो फिर √3 होगी, √3 होगी ना। ये √3 होगी तो फिर ये कितनी होगी? 1 होगी। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? बस ट्रायंगल देख के वैल्यूज पुट करनी है। मैंने कहा ये 60 तुम्हें दिख रहा है तो इस ट्रायंगल के अंदर इस वाली में ये 60 है तो ये √3 हुआ ना बड़ा, और ये 1 हुआ। तो अब देखो अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? ये वाला एंगल कह रहा है मीनार 1 ऊंची है, ये वाला एंगल कह रहा है मीनार √3 ऊंची है। मुझे बताओ एक ही चीज़ दो अलग अलग वैल्यूज के साथ कैसे हो सकती है? जब मीनार सेम है तो फिर वैल्यू भी सेम होनी चाहिए ना। तो बस यही फंडा है, ये तुम्हें समझ में आ गया तो कहानी समझ में आ जाएगी। तुमने क्या किया, ये √3 है तो इसको भी √3 बनाना है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से √3 है, इसके हिसाब से 1 है। जब चीज़ सेम है तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो तुमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? √3 से, ताकि ये भी √3 बन जाए। ये √3 था तो ये भी √3। तो ध्यान दो, हमने लाल वाली वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी लाल वाली वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन का आंसर आ गया। कैसे आ गया? ध्यान से समझना मेरी बात। अब मैंने कहा इससे कंपेयर करना, ये गिवन वैल्यू है। मुझे बताओ x किसकी वैल्यू है? मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक √3 गुना √3 3 है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये वैल्यू 1 है। तो भाई 3 में से 1 गया, कितना बनेगा? 2। तो इसका मतलब 2 की वैल्यू x दे रखी है। 2 किसके बराबर है? x के। 1 किसके बराबर होगा? x/2 के। और मैं पूछूं कि √3 किसके बराबर होगा? तो ये कहे या ये कहे बात बराबर है। तो √3 किसके बराबर होगा? तो तुम कहोगे x/2 गुना में √3। तो आंसर कितना बनेगा? √3/2x। बस खत्म हो गया और कुछ नहीं करना। कदे तुम सोचते रहो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। √3/2x दिख रहा है कहीं? साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 3 में। पता लगा? समझ में आई मेरी बात? तो ये थी कहानी तुम्हारी। ठीक, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। लाल के हिसाब से ये 30 जो है, 30 कह रहा है कि ये 1 है, ये √3 है पूरा, बड़ी ट्रायंगल है ना ये। 60 कह रहा है कि क्या? 60 के हिसाब से ये √3 है, ये 1 है। ठीक है, ये 60 की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। इतनी ट्रायंगल है ना 60 वाली। तो अब ये वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। ये कह रहा है √3, ये कह रहा है 1। तो हमने क्या किया, इसको सेम कर लिए। कैसे? इसको मल्टीप्लाई किया √3 से, तो फिर इसको भी लाल वाली वैल्यू को यहाँ किया तो यहाँ भी करो। √3 क्या होता है? 3। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं गिवन वैल्यू से। तो ये गिवन वैल्यू x किसके बराबर है? इस पूरी में से ये घटा दूं तो ये निकल आएगी। तो 3 - 1, 2 की वैल्यू x थी, 1 की वैल्यू ये, √3 की क्या? अगली बात देखो, आई गड़बड़ थी। चलो पढ़ो और करो जल्दी से, फटाक से कर दो। The top of a 15-meter high tower makes an angle of elevation of 60 degree with the bottom of an electric pole and an angle of elevation of 30 degree with the top of the pole. Then height of the electric pole is, देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे इन्होंने। ये कह रहा है कि 15 मीटर ऊंची मीनार के उच्चतम शीर्ष से एक बिजली के खंभे के निम्नतम बिंदु से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है तथा खंभे के उच्चतम शीर्ष से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है? ध्यान दो, अब ये कहना क्या चाह रहा है। एक मीनार है, ये क्या है भाई? मीनार है, ये एक मीनार है। देखो ये पढ़ के बनाना भी अपने आप में एक वो है। और ये 15 मीटर ऊंची है। ठीक है, यहां से हमने देखा एक बिजली का खंभा, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोल। दिस इज इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा। और ये धरती पे तो है दोनों, है ना? ये भी धरती पे मीनार और ये भी धरती पे। तो कह रहा है कि इस मीनार से ना हमने एक बार तो यहाँ देखा और एक बार हमने यहाँ देखा। ठीक है, तो इसको पहले मिला दें।
ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल बड़ा दिखेगा कि ये छोटा बड़ा दिखेगा? तो तुमने कहा कि सर ये छोटा दिखेगा, ये बड़ा दिखेगा। दिख भी रहा है ये छोटा ये बड़ा है, ठीक है। उसने क्या कहा कि अगर हम बिजली के खंभे के निम्नतम बिंदु, निम्नतम का मतलब नीचे वाले बिंदु को, यहाँ से अगर हम नीचे देखें तो कोण कितने का बना था? 60 डिग्री का। और अगर हम खंभे के उच्चतम शीर्ष से तथा खंभे के उच्चतम शीर्ष से 30 डिग्री, यहाँ से हम यहाँ देखें तो फिर एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। इतनी बात समझ में आ गई? तो कह रहा था बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी आ जाओ। अब देखो कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मुझे बताओ ये 60 वाली ट्रायंगल है बड़े वाली, इसकी बात कर रहा हूँ भाई, जिसमें मेरे दोनों हाथ हैं। ये 60 वाली है, एक को लाल करते हैं एक को वैसा करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस 30 वाली को लाल कर लेते हैं, ठीक है। मुझे बताओ हम बात करें किसकी? 60 इज दिस वन। इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये 60 है तो फिर ये √3 होगा। ये कितना होगा? √3। इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये √3 होगा। कहाँ से कहाँ तक? ये सारा। इस 60 के हिसाब से ये कितना होगा? 1 होगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई। मुझे बताओ समझ में आई इतनी कहानी? इतनी कहानी समझ में आ गई तो क्या? अगर इस पूरी में से मैं ये घटा दूं तो ये बच जाएगी ना, और ये खंभा ही तो होगा, ठीक है। तो 30 वाली भी एक बार लगाते हैं। 30 के हिसाब से देखो, अगर ये 30 है तो 30 वाली ट्रायंगल ये है, ध्यान दो, जिसमें मेरे हाथ रखा हो ये वाला, ये वाली है 30 वाली ट्रायंगल। ये 30 है तो फिर ये कितना होगा? 1। ये कितना होगा? 1। कहाँ से कहाँ तक? ये। और ये कितना होगा? √3। कोई बात, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें? बताओ भाई। पहला पॉइंट तो यहीं से चलता है कि भाई ये हमने रख दिए। अब देखो यार यहाँ पे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही है कुछ। क्या कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही है? ये 60 एंगल तो कह रहा है ये 1 है, और ये 30 कह रहा है ये √3 है। तो फिर से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, बात एक दूसरे की पलटी हो रही है ना। बोला ये वाली तो √3 है, ये वाली 1 है, तो जबकि गलत है। क्या दोनों सेम नहीं होनी चाहिए? तो क्या करते हैं, इसको सेम करने के लिए काले वाली को √3 से गुणा करते हैं। ये √3 बन गया, तो काले वाली को √3 से मल्टीप्लाई किया। किससे किया? √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू बन गई 3। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये वैल्यू बन गई अब हमारी 3। तो मुझे बताओ 3 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। ये कितनी है? 1 है। तो अगर इस पूरे में से मैं ये निकाल दूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? मैंने कहा इस पूरे में से ये निकाल दूं तो ये वाली बच जाएगी ना। तो अब निकालते हैं क्या। मुझे बताओ इस पूरे 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या 15 नहीं दे रखी थी? 15 मीटर बोला था भाई। क्या बोला था? ये बोला था कि जो मीनार है वो 15 मीटर ऊंची है। तो ये मीनार इसके हिसाब से अब 3 ऊंची है, तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 15 मीटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 5 मीटर होगी। अगर 3 15 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो गया? 5 मीटर के बराबर। तो तुम बस मुझे इतना सा सोच के बता दो, ये 15 है भाई मेरे, और ये 5 है, ये कितना रह गया? 10। आंसर आ गया, बस खत्म हो गया। देखो कहीं लिखा है 10, फ्री का नंबर है, ये देखो लिखा हुआ है। बस ये बातें ध्यान रखना, ये तुम्हारे समझ में आ गई कि सेम करके बस कंपेयर करना होता है वैल्यू से। तो मैंने फिर से बताया कि 1 की वैल्यू 5 है, तो हमने निकालना था क्या? ये पोर्शन निकालना था। तो मैंने कहा ये 15 है, जिसमें से 1 की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो 15 मीटर में से 5 मीटर गया तो ये कितना है? 10 मीटर। और यही आंसर था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। ओ कितने? 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, करेंगे अब, इसको छोड़ेंगे थोड़ी। फटाफट पढ़ लो एक बार, जल्दी से पढ़ लो। A vertical road 20 meter long cast a shadow 10 meter long on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 50 meter long on the same ground. The height of the tower is. Height of the tower is. ये कह रहा है कि 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की
मैदान पर छाया 10 मीटर लंबी है, ये 20 मीटर है और इसकी छाया है 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये छाया 10 मीटर, ठीक है। इसी समय मीनार की छाया उस मैदान पर 50 मीटर लंबी है। इसी समय एक मीनार की छाया, ये क्या थी भाई, ये छड़ थी, ये क्या है, इस छड़ की छाया है, शैडो है। उसी समय क्या बोल रहे हैं, इसी समय एक मीनार की छाया उसी मैदान पर 50 मीटर है। एक मीनार है भाई, इसका नाम मीनार है, दिस इज अ बिल्डिंग। इस मीनार की जो छाया है, ये छाया है, वो कितनी है, 50 मीटर है, 50 मीटर है। तो कह रहा था मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो यार ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का था, कैसी कैसी बात कर दी उसने। मुझे बताओ, ये 10 मीटर छाया, ये 50 मीटर छाया, कितने मीटर छाया, कितनी गुणी होगी, 5 गुणी। तो ये 5 गुणी होगी, तो फिर ये भी 5 गुणी कर दो तुम, 100 मीटर। रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, तो 100 मीटर दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। और क्या करते हैं इसमें बताओ, आंसर तो बिल्कुल आसान था ना, क्या करना था इसमें, एंगल तो था ही नहीं कहीं। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि 20 मीटर की छड़ की छाया उसकी आधी यानी कि 10 मीटर है। उस टाइम सूरज की पोजीशन सेम है, सूरज सेम पोजीशन पे है। तो मुझे बताओ, छाया 50 मीटर है तो इसकी इमारत 100 मीटर लंबी होगी, इसकी डबल होगी ना। तो ये 5 गुना, तो ये 5 गुना, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं। तो आंसर जो है वो इस तरीके से करना था, और तो कोई आंसर मेरे को लगता नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आंसर तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जो इसकी डिटेल चलाते, फिर डिटेल पता है कैसे चलती है इन क्वेश्चन की, इनकी डिटेल किताबों में कैसे लिखी होती है। ये एंगल होता है थीटा, तो उसका भी एंगल सेम होगा क्योंकि सेम टाइम है। तो ये थीटा जो है, थीटा एंगल इस बेस पर है। तो मुझे बताओ, ये थीटा है, ये दोनों वैल्यू मेरे पास है, तो मैं क्या लिखूंगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा, ये बटे में ये, टेंजेंट यही तो सिखाया था, ये बटे में ये। इस वाले में टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेन थीटा। मान लो ये मुझे निकालना है, तो मैंने इसको x मान लिया, तो क्या कहूँगा, x बटे में 50, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होगा। तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड को बराबर रखते हैं, तो ये इस तरीके से बनता है, 10 से कटा 2 पे आर पार की गुणा 50 दूनी 100, ये x की वैल्यू। ये ऐसा किताबों में लिखा होता है, लेकिन यार ये तो देखने से अंडरस्टूड था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, पढ़ो एक बार जल्दी से, ठीक है, जल्दी से पढ़ दो, आखिरी क्वेश्चन है। ठंड भी बहुत बढ़ गई है, पैर एकदम सुन्न हो चुके हैं मेरे, काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स P and Q stimulated on the ground on the same side of the tower separated by a distance of 100 into 3 minus root 3 meter are 45 degree and 60 degree respectively the height of the tower is। ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी मीनार के एक ही तरफ, कोई मीनार है भाई, ये है मीनार, इसके एक ही तरफ, ध्यान रखना एक ही साइड, या तो इस साइड ले लो या इस साइड ले लो, ठीक है, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन इसने बोला एक ही तरफ, भूतल पर स्थित, भूतल मतलब भूमि का तल पर स्थित दो बिंदु P और Q, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, पॉइंट P एंड Q, जिनके बीच की दूरी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज 100 इंटू 3 माइनस रूट 3, इनके बीच का डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस है इनके बीच का, P और Q के बीच का, ये दे रखा है। तो मीनार के शिखर से अवनमन कोण, शिखर से अवनमन कोण 45 और 60 है। तो मुझे बताओ 60 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 45 कहाँ होगा, यहाँ होगा। यही बात देखने की है कि बनाना कहाँ पर है। मैंने कहा था जितना बेस की साइड आएगा उतना बढ़ता चलेगा, तो इधर 60 है, इधर 45 है। तो कह रहा था मीनार की ऊंचाई, ये पूछना चाह रहा था, ठीक है। तो बस अब कर दो ना इसको, ऐसा क्वेश्चन तो पहले करवा दिया मैंने तुम्हें। क्या, एक को लाल रंग का ले लो, ये लाल रंग का ले लो 45। मुझे बताओ, सबसे पहले 60 की बात करते हैं। 60 अगर है तो ये वाली कितनी होगी, रूट 3, ये कितनी होगी, रूट 3, ये कितनी होगी, 1, कोई दिक्कत, 60 के हिसाब से ये रूट 3, ये 1, 45 के हिसाब से लाल रंग से रंग दो, 45 है तो ये 1 होगी और ये भी 1 होगी, बड़े वाली में आ रहा है ना 45, देखो 45 के हिसाब से ये 1, ये 1, तो भाई एक ही चीज़ के दो नाम, गड़बड़ हो गई ना।
तो लाल वाले को गुना कर दो किससे, √3 से, ताकि ये दोनों नाम सेम हो जाए। लाल को गुना कर दो किससे, √3 से। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये वैल्यू मुझे दे रखी है, तो ये वैल्यू कैसे लिखूंगा, इस पूरी में से ये घटा दो, ये आ जाएगी। तो पूरी कितनी है, √3, √3 इंटू 1 √3 माइनस ये √3 में से ये घटा दो, तो तुमने कहा √3 - 1 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 100 इंटू 3 माइनस √3, 100 इंटू 3 माइनस √3। एक की वैल्यू क्या देगा, 100 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन में √3 - 1, ये देगा ना एक की वैल्यू। और पूछ किसकी रहा था, √3 की पूछ रहा था। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन से। √3 + 1 से डिवाइड, मल्टीप्लाई, और √3 + 1 से डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 100 को तो इधर रखो एज इट इज, ये इस किस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, 3 √3। इस किस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 3, लेकिन माइनस के। इस किस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बनेगा प्लस का, और इस किस से करूंगा तो माइनस के √3। ठीक है, बटे में नीचे क्या बना, a - b a + b विच इज a² - b², स्क्वायर से रूट कटा। ऊपर क्या बचा, देखो 3 से तो 3 उड़ा, √3 इसमें से गया तो कितना बचा, 100 इंटू में 2 √3। क्लियर है भाई, कैलकुलेशन अभी ये ध्यान से देखना, √3 में से 1 √3 गया तो 2 √3, और नीचे 3 में से 1 गया 2, तो 2 से तो 2 उड़ गया, तो ये बन गया 100 √3। इतनी बात समझ में आई भाई, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी। तो 100 √3 वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो √3 की वैल्यू निकालनी थी। तो √3 किसके बराबर होगा, 100 √3 इंटू में √3, तो √3 3 बनेगा, तो 300 मीटर आंसर दिख रहा है भाई हमें। तो 300 मीटर आंसर कहीं दिख रहा है, देखते हैं एक बार, ये लो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो भाई इस तरीके से आपका हाइट एंड डिस्टेंस पूरा होता है। इन बातों को याद रखना, ये 3 ट्रायंगल अपनी आत्मा में बिठा लो, बस फिर क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है ना, फिर खटाखट चलेंगे। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, और कराना यार अब तो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।